हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा इवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें हमने इवोल्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए थे। और इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हुआ, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बचे हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आप अगर इस चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी चैप्टर 6 की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया। मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया, यानी कि किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो आपको लिख लेना है डार्विन ने। किसने दिया था, तो आपको याद रखना है डार्विन ने दिया था। तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। तो ये आपको लिख लेना है डार्विन। क्या लिख लेना है, डार्विन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जंतुओं के अवशेष जो जमीन में दबे रहते हैं क्या कहलाते हैं। जो प्राचीन जंतु हैं जिनके अवशेष जो हैं जमीन में दबे रह जाते हैं, उन अवशेषों को हम क्या कहते हैं, तो उन अवशेषों को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाश्म या फॉसिल्स कहते हैं। तो पहला का आपका राइट आंसर है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन पूरा नाम है जिनका। फिर प्राचीन जंतुओं के अवशेष जो कि जमीन में दबे रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो फॉसिल्स या हम जीवाश्म कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। किसने बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैमार्क ने। किसने, तो लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि उपार्जित लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लैमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से समान अंग क्या कहलाते हैं। तो अगर कोई अंग संरचनात्मक रूप से समान है, मतलब उत्पत्ति एवं संरचना में क्या है, समान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी कि समजात अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम समजात अंग बोलते हैं। तो ये हो गया आपका समजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के लिए उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया। मतलब उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया। अचानक से अगर उत्परिवर्तन होता है तो उस उत्परिवर्तन को का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो आपको याद रखना है ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद का दूसरा नाम बताइए। तो प्राकृतिक वर्णवाद को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है डार्विनवाद के नाम से। किस नाम से, इसको हम डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से, डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। तो ये आपका दूसरे नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विनवाद। या अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डार्विनिज्म। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद को अस्वीकृत किया। किस वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजमैन। किसने किया था, तो लैमार्क के सिद्धांत को अस्वीकृत किया था बीजमैन ने। तो ये हो गया बीजमैन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम जीव पृथ्वी पर कहां उत्पन्न हुआ। तो आपको याद रखना है कहां उत्पन्न हुआ था, वाटर में यानी कि जल में। चलिए अगला क्वेश्चन है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। मतलब कनेक्टिंग लिंक ऐसा कौन सा है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य का कनेक्टिंग लिंक है। तो आपको याद रखना है वायरस। क्या है, वायरस जो है, वायरस यानी कि जो विषाणु होता है, जो वायरस है यानी कि जो विषाणु है, इसे हम सजीव व निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक यानी कि संयोजक कड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो आपको याद रखना है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। तो ये आपको लिखना है लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है डार्विन ने किस द्वीप पर जंतुओं के विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया। किस द्वीप पर यानी किस आइसलैंड पर जाकर के डार्विन ने अपने विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपको याद रखना है गैलोपोगस द्वीप। कौन सी द्वीप है, तो उस द्वीप का आपको नाम याद रखना है गैलोपोगस द्वीप। क्या है,
गैलोपोगस द्वीप। तो आपको याद रखना है द्वीप का नाम क्या है, गैलोपोगस द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे हम अकोशिकीय तथा कोशिकीय तंत्र के बीच की कड़ी मानते हैं। तो आपको याद रखना है कोएसरवेट्स को। किसको मानते हैं हम, कोएसरवेट्स को। कोएसरवेट्स। तो कोएसरवेट्स को हम अकोशिकीय व कोशिकीय तंत्र के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था से मतलब भ्रूणीय अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक के विकास की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा का पूरा भ्रूणीय अवस्था से लेकर के जो प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था तक का जो समय है, इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ऑन्टोजेनी नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे हम, तो इसे हम ऑन्टोजेनी, क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी नाम से जानते हैं, ऑन्टोजेनी। चलिए ऑन्टोजेनी। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन, अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो वैसे भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। तो आपको याद रखना है कि अपनी जो पृथ्वी है ये ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। तो आपको राइट आंसर क्या लिख लेना है, पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एबी मात्रे एवं गैमों के अनुसार गैसीय बादलों के टकराव के कारण एक महाविस्फोट हुआ और इस महाविस्फोट को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब एक मास था उसमें जब महाविस्फोट हुआ तो उस महाविस्फोट को हम क्या कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बिग बैंग महाविस्फोट या बिग बैंग परिकल्पना जो थी उसी में बिग बैंग विस्फोट हुआ था। तो आपको याद रखना है बिग बैंग विस्फोट या बिग बैंग महाविस्फोट आप लिख सकते हैं। तो किस महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है, तो बिग बैंग महाविस्फोट, बिग बैंग महाविस्फोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी जो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो आपको बता दें इसके लेखक कौन है। तो जातियों की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन। तो आपको लिख लेना है चार्ल्स डार्विन। तो ये है चार्ल्स डार्विन और इन्होंने ही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक को लिखा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना को हम क्या कहते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके संपूर्ण विकास की पूरी डेवलपमेंट की घटना को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है फाइलोजेनी। क्या नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है फाइलोजेनी। क्या याद रखना है, फाइलोजेनी। तो ये हो गया फाइलोजेनी, फाइलोजेनी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो महाविस्फोट हुआ उस महाविस्फोट का सिद्धांत बताने, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सा ऐसा महाविस्फोट सिद्धांत है जो कि बताने में सफल रहा। मतलब किस महाविस्फोट ने ओवरऑल सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति या जीवन की उत्पत्ति जो है इस महाविस्फोट सिद्धांत के माध्यम से हुई है। तो उस महाविस्फोट सिद्धांत का नाम क्या है। तो आपको याद रखना है बिग बैंग। क्या है, बिग बैंग महाविस्फोट, बिग बैंग महाविस्फोट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अचानक होने वाले तथा वंशानुगत प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं। अगर जीवों के अनुवांशिक गुणों में या डीएनए में अचानक परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि वंशानुगत प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे लक्षण को हम क्या बोलते हैं या ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं म्यूटेशन या हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। तो इसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। तो जीवों में अगर अचानक कोई परिवर्तन होता है और जो वंशानुगत होता है उसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रचना तथा उत्पत्ति में भिन्नता तथा क्रियात्मक समानता दर्शाने वाले अंग क्या कहलाते हैं। मतलब जीवधारियों के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में तो भिन्न होते हैं लेकिन क्रियात्मक समानता, लेकिन कार्यों में ये क्या होते हैं, समानता दर्शाते हैं। ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे अंगों को आप लिख लीजिए, हम बोलते हैं समवृत्ति अंग। क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग यानी कि एनालोगस ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं, समवृत्ति अंग। तो ऐसे अंगों को हम समवृत्ति अंग कहते हैं जो कि उत्पत्ति और रचना में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं किंतु कार्यों में समानता दर्शाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समान पूर्वज से मान लीजिए एक समान प्रकार के पूर्वज हैं, उनमें से संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से भिन्न लक्षणों वाले जीवों के विकास को हम क्या कहते हैं। तो एक ही पूर्वज से अगर कई अलग अलग प्रकार की जातियों की उत्पत्ति हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूली विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम अनुकूली विकिरण बोलते हैं। अनुकूली विकिरण
या इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण, या हम इंग्लिश लिख सकते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? अनुकूली विकिरण या एडाप्टिव रेडिएशन आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। रचना तथा उत्पत्ति में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले अंक क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना है समवृत्तीय अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समवृत्तीय अंक कहलाते हैं। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, समवृत्तीय अंक वाला क्वेश्चन। तो उत्पत्ति एवं रचना में जो अंग भिन्न होते हैं ये क्या कहलाते हैं? समवृत्तीय अंक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपको याद रखना है किसने दिया था? हार्वे एवं हक्सले ने। किसने दिया था? हार्वे एवं हक्सले ने। किसने दिया था? हार्वे एवं हक्सले ने। तो ये दोनों ने मिल करके कौन सा सिद्धांत दिया? जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है कि किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी बोलते हैं। तो फाइलोजेनी हमने आपको पहले बताया था कि अगर किसी जाति के संपूर्ण विकास की घटना हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के समय जो हमारा प्रारंभिक वातावरण यानी कि जो हमारा आदि वातावरण था उसमें कौन सी गैस थी जो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं थी? तो जब हमारा आदि वातावरण था तो उस आदि वातावरण में ऐसी कौन सी गैस थी जो स्वतंत्र अवस्था में मुक्त नहीं थी? तो आपको याद रखना है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन गैस थी जो कि वातावरण में स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने ही सबसे पहले बताया कि मानव जिस अंग का लगातार प्रयोग करता है वो विकसित हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं करता है वो कालांतर में क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन की जहाज का नाम क्या था? वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डार्विन की जहाज का नाम क्या था? बीगल। क्या था? डार्विन की जहाज का नाम था बीगल। चलिए अगला क्वेश्चन है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन था? तो मानव के जैसा पूरा का पूरा मतलब बुद्धि भी जिनमें डेवलप हो गई और दो पैरों से तरीके से खड़े होने भी सीख गए। तो सबसे पहले मानव के जैसा दिखने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था? तो आपको याद रखना है होमो हैबिलस। कौन? होमो हैबिलस। होमो हैबिलस या होमो हैबिलिस आप लिख सकते हो। तो होमो हैबिलिस जो है ये पहले जो है मानव समान दिखने वाले सदृश मानव थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसको हम सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी मानते हैं? तो आपको याद रखना है कि सरीसृप एवं पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स को। किसको कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स को। जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स ये पक्षी और सरीसृप के मध्य की क्या है? संयोजक कड़ी है। क्या है? सरीसृप और पक्षी के मध्य की संयोजक कड़ी है। कौन? हमारा आर्कियोप्टेरिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मिकी का जनक किसे कहते हैं? तो जीवाश्मिकी का जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है लियोनार्डो दी विंसी को। आपको याद रखना है जीवाश्मिकी के जनक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी है ना। तो लियोनार्डो दा विंसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्मिकी का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 न्यूक्लियोटाइड यानी 77 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके सबसे पहले कृत्रिम जीन या कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो आपको याद रखना है किसने किया था? हरिगोविंद खुराना ने। किसने किया था? किसने किया था? हरिगोविंद खुराना। हरिगोविंद खुराना ने किया था। तो सबसे पहले कृत्रिम जीन या कृत्रिम डीएनए का निर्माण किसने किया था? तो हरिगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। तो उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ करके सबसे पहले कृत्रिम जीन या कृत्रिम डीएनए का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है लेखक भैया? तो आपके लैमार्क साहब। लैमार्क से संबंधित बहुत क्वेश्चन है आपके चैप्टर में। ठीक है। तो आपको याद रखना है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक लैमार्क हैं। अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया लैमार्क ने। तो ये सारे क्वेश्चन लैमार्क से संबंधित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक घोड़े का प्राचीनतम या प्राचीन पूर्वज कौन सा है? तो आधुनिक घोड़ा जो कि अब इस समय हमको घोड़ा दिखाई देता है उसका सबसे प्राचीन पूर्वज कौन था? तो आपको याद रखना है इयोहिप्पस। क्या था? इयोहिप्पस। तो ये आपको याद रखना है इयोहिप्पस ये सबसे प्राचीन घोड़े का पूर्वज था। चलिए ये आधुनिक घोड़े का प्राचीन पूर्वज था, ऐसा लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस कल्प को हम एंजियोस्पर्म और स्तनियों का युग कहते हैं? यहां पे युग लिखा गया है तो आपको बना लेना क्या? युग। क्या बना लेना है आपको यहां पे?
यहां पे आपको लिख लेना है युग। युग तो किस कल्प को हम एंजियोस्पर्म का और स्तनियों का युग कहते हैं? तो आपको याद रखना सीनोजोइक। तो सीनोजोइक जो महाकल्प है ना, इस सीनोजोइक महाकल्प को हम क्या कहते हैं? सीनोजोइक महाकल्प। तो सीनोजोइक महाकल्प को हम स्तनियों और यानी मैमल्स और एंजियोस्पर्म का यानी कि अवृत्त बीजियों का युग कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि इनका प्रमुख काल कहते हैं। अब जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो आपको लिख लेना है प्री कैम्ब्रियन युग। किसमें हुई थी? तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में, या प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो आपको याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन युग में। तो यहां पे हमने आपको लगभग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो पूरे के पूरे चैप्टर 6 यानी जो हमारा विकास वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के आपको लगभग 35 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, और 35 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 6 पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चैप्टर 6 का छूट गया है, तो उसकी भी वीडियो हम आपको अंत में प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।